आज हम क़यामत की निशानियों पे बात करेंगे। क़यामत की निशानियाँ। पहले मैं बताऊं कि मैं हूं मसूद अनवर, आप जानते ही होंगे। और ये है दास्तान सराय। दास्तान सराय के प्लेटफार्म से मैं आपसे मुखातब हूँ। जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया, लाइक किया और शेयर भी कर दिया और कमेंट्स भी दे दिए, मैं उनको सलाम करता हूँ और खुश होता हूँ। और बाकियों से भी दरख्वास्त है कि वो करें। बहरहाल, क़यामत की निशानियों में कंदील बलोच ने, याद होगा आपको, एक मुल्तान की एक लड़की थी, कंदील बलोच, उभरती हुई एक्ट्रेस थी। और उसने कहा था कि इमरान खान एक बुशरा बीबी पिंकी पीरनी के नाम से मशहूर है, उससे मिलने के लिए जाते हैं। तो खान साहब उस वक्त भी जाते थे, वो सच बोलती थी, हम मजाक करते थे। और उसके बाद इमरान खान क्या करते थे, सुबह एक्सरसाइज करते थे, दोपहर को वो रेस्ट करते थे और शाम को कौम से खिताब करते थे और रात को अपनी रूहानियत सीखने के लिए 5 मरले का घर उन्होंने बनीगाला में लेके दिया था खबर मानेका साहब के पिंकी पीरनी को। और उस 5 मरले के घर में जाते थे, बनीगाला वाले घर में नहीं। शाम को आराम से वहाँ जाते थे और वहाँ सारी रात वो सीखते थे और वो जो भी सीखते थे, सिखाते थे, जो भी करते थे, ये अल्लाह जानता है। डॉक्टर असरार अहमद, मौलाना हज़रत डॉक्टर सलाम अहमद पे अल्लाह रहमत नाज़िल फरमाए, उन्होंने बहुत पहले, बहुत दूरंदेश थे, बहुत पहले उन्होंने आगाह कर दिया था कि आप ज़रा थोड़ा सा मुहतात हो जाए कौम, कि एक ऐसे बंदे को जिसको दज्जाल कहा जा सकता है मुस्तकबिल का, उसको लॉन्च कर दिया गया है। मैं माज़रत से बहुत से लफ्ज़ ऐसे बोल रहा हूँ आज, लाइट मूड में साहब इल्म और फ़लसफ़ाना राय रखने वाले साहब शायद इससे माइंड करें कि ये क्या उसको कह रहा है। ठीक है, इमरान खान एक जमात के लीडर हैं, लेकिन हकीम सईद साहब ने भी उनकी कहानी, जापान की कहानी लिखी थी और रिहाम खान की किताब में तो हद ही ख़त्म हुई। और उसके बाद रिहाम खान की किताब के बाद अब एक और किताब आ रही है और नई बीवी आ रही है। आप रिहाम खान की किताब को भी भूल जाएंगे, आप भूल जाएंगे बाकी सब चीज़ों को, आप इस नई किताब पे गुम हो जाएंगे। आप आज रात 2 बजे एक अफवाह ने जन्म लिया कि अडयाला जेल में एक बड़े साहब की ताकतवर शख्सियत तो आप समझते हैं ना, इस मुल्क में ताकतवर शख्सियत कौन कौन होती हैं, कि इमरान खान से मुलाकात हुई। आज कुछ भी हो सकता है भाई, यहाँ कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान में किसी वक्त किसी की भी मुलाकात हो सकती है और किसी की भी लॉटरी निकल सकती है। मुलाकात हुई और उस मुलाकात में कुछ सीटों की एडजस्टमेंट का और कुछ बाकी चीज़ों का और आइंदा हुकूमत का हुआ। सारा दिन तहकीक की, पंजाब से, वफाक से और इवन दैन अडयाला जेल की इंतज़ामिया से पता चलना कि कोई ऐसी मुलाकात नहीं हुई। बल्कि एक साहब तो कह रहे थे कि ऐसी जेल, ये इशारा था उसका, और ऐसी जेल में मुलाकात, जिन्हें में मुलाकात करनी होती है वो जेल से बुला लेते हैं। ऐसी अफवाह एक दफ़ा नवाज शरीफ के दौर में भी हुई थी कि नवाज शरीफ को जेल में मिलने के लिए आए, तो उस वक्त भी हम लोग हैरान थे कि
कोट लाखपत में एक साहब कमर जावेद बाजवा साहब के मतलब था वो, कि वो मिलने के लिए आए, तो कमर जावेद बाजवा साहब उनको बुला क्यों नहीं लिया उन्होंने, कहीं कहीं ऐसी जगह पे क्यों नहीं बुला लिया जहाँ बुलाकर बड़े खुफिया तरीके से और बड़े अच्छे तरीके से मुलाकात हो सकती थी, किसी को पता भी ना चलता, एम्बुलेंस पे उठाते और ले जाते, कहते किसी अस्पताल में लेके जा रहे हैं, और उसके बाद ना पता चलता 2-2.5 घंटे के बाद आ जाते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, अब भी कोई मुलाकात नहीं हुई। और मेरे पिछले व्लॉग्स आप निकाल के देख ले, मैंने दावा किया था, मैंने तो यार बाकी सब लोगों ने कहा था, मैंने वही कहा जो सब ने कहा था। बात ही वो थी कि अडयाला जेल में ही साइफर की तमाम जो होंगी उनकी दोबारा इन्वेस्टिगेशन और उसकी अदालत का जो भी सारा सिलसिला होगा, पेशियाँ वगैरह, वो अडयाला जेल में ही होंगी और हो रही हैं। भाई महात्मा खुद कहता था कि मुझे जान को खतरा है, मेरी जान को खतरा है, और आगे किसको आता था, कभी वुमेन शील्ड, कभी अपने बच्चों को, कभी पेट्रोल बम, कभी कुछ। तो अब जाके उसको ख्याल आया कि ये तो बातें गलत हैं, ये तो मुझे आवाम से कट कर दिया इन्होंने। तो अब वो सिर्फ और सिर्फ पेशी पे इसलिए जाना चाहता है ताकि अपनी शक्ल आवाम को दिखा सके, वो ताकि आवाम उसको भूले ना। आवाम भूल जाते हैं, स्पेस हो जाता है। ये स्पेस पैदा हुआ, स्पेस पर के पैदा किया गया तो इमरान खान को लाया गया ना। ऐसे ही अब कल के वो जो कल के थे चोर डाकू, आज के वो पारसा हैं, और आज का ये इमरान खान चोर डाकू है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि अगर खान साहब कल बहुत नेक थे, खान साहब ने खुद ही कह दिया मैं तो प्ले बॉय हूँ, मैं तो ऐसी ज़िंदगी गुजारी है, मैं तो नमाज भी नहीं पढ़ता था, मैं तो अब्बे के डर से ईद की नमाज़ पढ़ने चला जाता था। तो उसके बाद ये सारी बातों के बाद, सारी तस्वीरों के बाद, मैं वो टारियन और बाकी सारे ऐसे चीज़ों को छोड़ें, और भी बहुत सी उन्होंने खुद इतराफ़ कर लिया, और सभी लोगों को पता है कि क्या क्या हुआ। तो उसके बाद उन्होंने एक ही फिक्रा किया, और कौम कितनी हमारी सादा है, इस कौम को हम कहते हैं कि ये कौम ऐसे है वैसे है, कितनी सादा है कि उन्होंने बड़े आराम से मान लिया। उन्होंने कहा जी कि मैं कल ऐसे था, मैं कल प्ले बॉय था, आज मैं बहुत शरीफ हो गया हूँ, मुझे हिदायत आ गई है, मुझे तो ऊपर से डायरेक्ट हिदायत आ रही है। अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है, लेकिन उसको हिदायत नहीं आई थी। उस दौर में भी वो सब कुछ हो रहा था, जो कुछ जब वो सब कुछ हो रहा था, अब पता चल रहा है हमें, तो लोगों से पता चल रहा है, उनकी बहनों से, उनकी बीवियों से, उनकी बाकी उनके मिलने वालों से, उनके कुछ जबरन कहलाया जाता है, कुछ खुद आकर कहते हैं। और एक मेला सा लगा हुआ था उसके घर के बाहर, मेरे घर से कोई ज़्यादा दूर नहीं है उनका घर। तो मैंने देखा कि वो मेला कैसा मेला था। हर बंदा टिकट लेने के लिए वहाँ एक स्टॉल लगाया हुआ था उसने, और फ्री चीज़ें और ऊट प्रांग, और रात को बेहयाई, और सुबह को वहाँ वो कुछ नज़र आता था। बाहर उनका जिक्र उन्हीं तक रहने दिया जाए। बात यह है कि पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, लेकिन आज रात या जेलों में मुलाकात नहीं होती। ये ताकतवर लोग जेलों में जाकर मुलाकातें नहीं करते, बल्कि वो जेलों में जो बैठे हैं उनको बुला लेते हैं। और यहाँ सारे ही जुल्फ़िकार अली भुट्टो नहीं हैं कि जो फांसी के फंदे पे चढ़ जाए। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ये सोचना। अपना एक एक लम्हा बंदे को सोचना पड़ता है, और फिर जाके हाँ किसी को वैसे पकड़ के उसको मार दिया जाए तो और बात है। वो खुद हंसते हंसते जाना
आपका क्या ख्याल है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब आराम से नहीं जा सकते थे? जो लोग माजी के वो वाक़फ़ हैं, उन हालात से वाक़फ़ हैं, जो सियासियात के तालिब इल्म हैं, उन्होंने देखा कि गुलाम मुस्तफ़ा खार को पेशकश की थी और बाहर जाने की, तो वो सारी कहानी को अगर जोड़ें तो ऐसे जा सकते थे वो। लेकिन उन्होंने बाहर जाने के बजाय तख्तादार पे लटकना पसंद किया। मैं जब से होश संभाला उससे जिए भुट्टो का नारा सुन रहा हूँ। क्यों सुन रहा हूँ? इसलिए कि उसके पीछे किरदार था, गुफ्तार के पीछे किरदार था। जब आपके गुफ्तार के पीछे किरदार नहीं होगा, जब आप झूठ बोलेंगे और कौम को झूठ बोल के कौम को कुछ और बताएंगे और कर कुछ और रहे होंगे, जब आप रज़ी दादा सही बयान कर सकते हैं कि वो क्या क्या उस वक्त ऐन बैन वक्त में क्या करते हैं और क्या नहीं। भाई जब आप ऐसे होंगे तो फिर आप अमले मुकाफा से तो गुजरेंगे। शेर अफजल मरवत में बढ़ गया। अच्छा, बढ़ गया लफ्ज़ जो है मुझे अच्छा नहीं लगता, इसके मानी का मुझे आज तक नहीं पता चला। पंजाबी में तो इसको बहुत फजूल सा लफ्ज़ कहते हैं, लेकिन मरवत में आज शेर अफजल एक उसकी हिस्ट्री देखें, उसका आगे पीछे देखें। उसने इमरान खान के लिए इतना कुछ किया, बाकियों ने किया और बहुत से ऐसे थे, लेकिन खान साहब ने नामजद किसको किया? पार्टी इलेक्शन में सदारत के लिए, चेयरमैनशिप के लिए नामजद किसको किया? यहीं से अंदाज़ा लगा लें खान साहब का। ये है अमले मुकाफात। अल्लाह की रस्सी दराज है, बड़ी दराज है, मगर जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। तहरीक इंसाफ तहरीक इस्तिक़लाल की तरह मिट जाएगी। ये मैं आज आपको दावे से कह रहा हूँ। एक वक्त था कि तहरीक इस्तिक़लाल होती थी एक, उसमें असगर खान साहब उसके चेयरमैन थे और नवाज शरीफ साहब उसके मेंबर थे। नवाज शरीफ साहब आजकल 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म और चौथी दफ़ा भी शायद बन जाए, रहें या ना रहें लंबे अर्से से, लेकिन ये एक दफ़ा वो ज़रूर बनेंगे और बनने के बाद हो सकता है वो छोड़ दें। और मुझे लग रहा है कि बिलावल अली भुट्टो टैलेंटेड हैं। यंग जनरेशन, मरीम नवाज़, हमजा, शहबाज शरीफ बहुत ही ज़्यादा ज़हीन लोग हैं। और वैसे भी जब आदमी जवान होता है, एनर्जी होती है, तो वो बढ़ चढ़ कर काम करता है। और शहबाज शरीफ, नॉट शहबाज स्पीड। बहुत से लोग कहते हैं शहबाज स्पीड, मेरे तो मुंह पे भी सही नहीं चढ़ता। तो शहबाज शरीफ साहब वो बहुत कुछ कर सकते हैं और ऐसे ऐसे करते हैं। अच्छे लोगों को आगे आना चाहिए, पाकिस्तान मजबूत होना चाहिए। लेकिन ये दावे से मैं कहता हूँ कि तहरीक इंसाफ जो है वो तहरीक इंसाफ नहीं रही, तहरीक इंसाफ नहीं थी, उसमें इंसाफ ही नहीं था। अगर इंसाफ होता तो उसमें ये ना होता जो कुछ हुआ है। हम बिजली, पानी, महंगाई सब के ज़िम्मेदार ये लोग हैं, बेहयाई के ज़िम्मेदार ये लोग हैं। ये यार क्या था? एक जमात थी? मैं तो इसको जमात ही नहीं मानता, एक कल्ट था, कल्ट। और उन लोगों का कल्ट जो गली के नुक्कड़ पे खड़े गुंडे होते हैं, जो लड़कियों को गंदी नज़रों से देखते हैं। ये उन लोगों का एक ग्रुप था।
लाने वालों पे भी तबर्रा, कैसे लोगों को चुना, कैसे को लाए, किसी शरीफ आदमी को लाएं जिसको कोई कम से कम नमाज तो आती हो। वहाँ बैठे थे सारे, उसमें चंद लोग अच्छे भी थे, लेकिन अक्सरियत ऐसे लोगों की थी, अक्सरियत ऐसे लोगों की थी जो सिर्फ गुल कपाड़ा और ऐश करने के लिए आए थे, और चंद वो खूबसूरत खूबसूरत नामों से क्लब बनाकर उसमें वो इंजॉय क्लब करते थे। इंजॉय क्लब, कोई ऐसा क्लब किसी नाम दे दिया, किसी ने कुछ दे दिया, और इकट्ठे हो गए इस्लामाबाद की कोठरियों में और बाहर वो फार्म हाउसों में और इधर उधर, और खूब पैसा कमाया, हर किसी ने पैसा कमाया। और अब पता चल रहा है ना कि किसकी कितनी ज़मीन थी और अब कितनी बन गई, इसका कितना माल था और कितना माल बढ़ गया। अब उसकी तहकीक होगी। बहरहाल ये है अमले मुकाफात। अमले मुकाफात जब होता है तो आदमी को लग पता जाता है। अल्लाह की रस्सी जब खींचता है अल्लाह, अल्लाह से कौन मुकाबला करे। आज के लिए इतना ही।